आज का दौर काफ़ी बदल चुका है। आज का जो समय चल रहा है वह काफ़ी हद तक बहुत ही आधुनिक हो चुका है। ये पुराने ज़माने के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि ऐसा भी एक समय आएगा कि जब लोग अपने 2 दिन के रिश्तों के लिए अपने खूनी रिश्तों का कत्ल करने में एक पल भी नहीं सोचेंगे। आज की कहानी कुछ ऐसे ही रिश्तों के खून पर आधारित है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली क्राइम में। मैं नितिन नामदेव आज आपके लिए लेकर आया हूँ इस दौर की एक ऐसी रोचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात पुराने भोपाल की है, जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार रहता है। उस परिवार में बन्ने मियाँ और उनकी पत्नी जमीला नाम जो किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। उन्हें वहाँ हर कोई जानता था। बन्ने मियाँ की इमेज एक भाजपा समर्थक मुसलमान नेता की थी। वह आपातकाल के समय गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए थे। वह बड़ी शान से खुद को मीसाबंदी बताते हुए जेल के उस समय यानी सन 1975 के किस्से लोगों को सुनाते रहते थे कि कांग्रेसी शासनकाल में हम नई आज़ादी के सिपाहियों पर किस किस तरह के जुल्म सितम ढाए गए थे। वहीं 48 साल की जमीला बेगम उनकी दूसरी पत्नी थी। वो भी राजनीति में ज़रूरत के हिसाब से सक्रिय रहने वाली महिला थी और बात करें तो कद काठी से भी काफ़ी मजबूत थी। उनकी इमेज झुग्गी झोपड़ी की राजनीति करने वाली औरत की थी, जो अपने पति की पहुंच और रसूख के दम पर झुग्गी झोपड़ी का कारोबार भी करती रहती थी। इस काम से उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी बनाया था। हालांकि पैसों की कमी उन्हें वैसे भी नहीं थी, क्योंकि बन्ने मियाँ खानदानी रईस थे। उन्हें विरासत में ही कोई 25 से 30 एकड़ ज़मीन मिली थी, जिसकी कीमत अब करोड़ों में थी। दूसरी शादी करके बन्ने मियाँ गौतम नगर थाना इलाके के इंदिरा नगर में रहने लगे थे। जमीला से उन्हें एक बेटा अमन था, जो अब पूरे 22 साल का हो चुका था। बन्ने मियाँ की पहली बीवी अपने 4 बच्चों के साथ गांधीनगर इलाके में रहती थी। उनके बच्चों में से एक बेटा अपराधी प्रवृत्ति का था। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने वाले बन्ने मियाँ यह कहने का हक तो रखते ही थे कि मियाँ ऊपर वाले के फजल से सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अब कहने भर का रह गया है, जिसमें पुराने ज़माने के इने गिने नेता ही सक्रिय हैं और इस इकाई को जैसे तैसे ढो रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अच्छा खासा फ़ायदा भी मिल रहा था। बन्ने मियाँ और जमीला बेगम सियासत करते हुए तबीयत से भाजपाई राज में चांदी काट रहे थे। इन दोनों ने मिलकर अपना अच्छा खासा समर्थन वर्ग भी तैयार कर रखा था। बात 30 नवंबर की दोपहर की है कि अचानक जमीला बेगम की मौत की खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। दोपहर के वक्त इंदिरा नगर में आमतौर पे औरतें और बच्चे ही होते थे। मर्द अपने अपने काम पर निकल चुके होते हैं। अमन ने तंग गली में बने अपने मकान के बाहर आकर शोर मचाना शुरू किया कि वहां मौजूद तमाम औरतें और अपना काम धंधा छोड़कर जमीला के घर की ओर भागी। हर एक की जुबान पर यही सवाल था कि क्या हुआ। जवाब में घबराए अमन ने बताया कि अम्मी को करंट लगा है। औरतों ने देखा कि जमीला बेगम खाट पर लेटी थी और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। लिहाजा तुरंत उन्हें नज़दीक के हॉस्पिटल ऑटो से लेकर जाया गया। उस हॉस्पिटल का नाम हमीदिया अस्पताल था। घर आई औरतों में कुछ औरतें हैरानी से घर की दीवारों को देख रही थी कि जमीला को करंट लगा कैसे। ये सवाल अमन से किया गया तो वह घबराहट में कोई जवाब नहीं दे सका। वहाँ मौजूद लोगों ने भी सोचा कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा बातें करना भी इससे ठीक नहीं होगा। अलबत्ता अब जमीला को जब ऑटो से ले जाया जा रहा था तो ज़रूर कुछ औरतों ने उसके बाएं कंधे के नीचे एक सुराग देखा। लेकिन अस्पताल पहुंचने की जल्दबाजी में किसी ने इस बाबत सवाल नहीं किया कि आखिर ये सुराग है कैसा। बन्ने मियाँ उस समय अपनी मीसाबंदियों वाली पेंशन लेने बैंक गए हुए थे। जैसे ही उन्हें बीवी की मौत की खबर मिली, वो भी भागे भागे हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे। जब तक डॉक्टरों ने जमीला का निरीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया था, अस्पताल में देखते ही देखते अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। जमीला बेगम के दफनाए जाने की यानी अंतिम संस्कार की बातें और तैयारियां दोनों तेजी से शुरू हो गई थी। जमीला की मौत की खबर थाना गौतम नगर के थाना प्रभारी मुख्तार कुरैशी तक पहुंची तो वो तुरंत हरकत में आ गए। जमीला और ये कयास लगाए कि जमीला की मौत कुदरती नहीं बल्कि संदिग्ध थी।
ये बात उन्हें अपने सूत्रों से पता चल चुकी थी। साथ ही ये भी था कि जमीला के घर वाले यानी खास तौर पर पति बन्ने मियाँ और बेटा अमन इस मौत को राज ही रखना चाहते हैं, इसलिए कफन दफन के इंतजाम में जुट गए हैं। मुख्तार कुरैशी के लिए जमीला की मौत संदिग्ध इस लिहाज से भी थी कि 2 दिनों पहले ही ट्रैक्टर को रखने को लेकर कुछ पड़ोसियों से जमीला का काफ़ी गहरा विवाद हो गया था। कुछ लोगों के खिलाफ जमीला ने थाने में शिकायत भी दर्ज करा रखी थी। कुरैशी नहीं चाहते थे कि किसी को कुछ कहने का मौका मिले, क्योंकि मामला एक भाजपा नेत्री की संदिग्ध मौत का था, जिस पर उचित कार्रवाई न करने पर बवाल भी मच सकता था। लिहाजा वो बगैर वक्त गंवाए हमीदिया हॉस्पिटल पहुंच गई। उनका शक सच निकला। जमीला बेगम के बाएं कंधे के नीचे एक सुराख था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि खून का कहीं नामो निशान तक नहीं था। कुरैशी ने तुरंत जमीला के कंधे पर बने सुराख का एक एक्सरे कराया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उनकी मौत करंट लगने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई थी। अब साफ हो गया कि यह हत्या का मामला था। एक्सरे रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया कि कंधे में धंसी गोली 318 बोर के कट्टे से चलाई गई थी। जमीला के अंतिम संस्कार की बात अब यहीं पर खत्म हो जाती है और अब उनका पोस्टमार्टम शुरू हो चुका था। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव घर वालों यानी बन्ने मियाँ और अमन को सौंप दिया गया। पूछताछ में पुलिस को अमन से कुछ हासिल नहीं। अब जब पूछताछ में पुलिस कायदे से लग गई तो अमन कभी करंट लगने की बात कहता तो कभी यह शक भी जाहिर करता कि मुमकिन है कि अम्मी को किसी ने घर में घुसकर गोली मार दी हो, जिसका उसे पता ही न चला हो, क्योंकि उस वक्त वो सो रहा था। दूसरी ओर शहर में ये अफवाह भी फैल चुकी थी कि जमीला की हत्या की गई है, पर हत्यारे कौन है इसका पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को अमन पर शक था, लेकिन उसे कातिल ठहराने की कोई ठोस वजह उनके पास नहीं थी। पूछताछ में पड़ोसियों से विवाद की बात भी सामने आई थी। उससे भी ज़्यादा दिलचस्प लेकिन गंभीर बात तो ये उजागर हुई कि बन्ने मियाँ का पहली पत्नी से कुछ दिनों पहले ही जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसका एक बेटा अपराधी प्रवृत्ति का था। लिहाजा वो भी शक के दायरे में आ गया था कि आमतौर पर हत्या के ऐसे मामलों में पुलिस 1-2 दिन में ही असली कातिल तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ जमीला बेगम का मामला ही कुछ अलग था। जमीला बेगम की हत्या पुलिस वालों के लिए गुत्थी बनती जा रही थी। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो झगड़े की बात तो उन्होंने स्वीकारी, लेकिन जमीला की मौत के तार उनसे जुड़ नहीं पाए। बन्ने मियाँ की पहली बीवी और बच्चों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई कुछ ऐसी वजह सामने नहीं आई जिससे उन पर शक को ज़ाया किया जा सके। कोई नतीजा न निकलते देख एसपी नॉर्थ अरविंद सक्सेना ने यह मामला क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया। अब मामला क्राइम ब्रांच के एएसपी शैलेंद्र सिंह के हाथ में आ गया, जो अपनी खास स्टाइल के चलते ऐसे ब्लाइंड मर्डर सुलझाने के लिए काफ़ी जाने माने जाते थे। मुखबिरों के जरिए और जो नई बातें पता चली उनमें से एक अहम बात यह भी थी कि हादसे के वक्त बन्ने मियाँ पेंशन लेने बैंक नहीं बल्कि एक फड़ पर बैठे थे, जहां पर वो ताश खेल रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी पता चली कि कुछ दिनों पहले ही बन्ने मियाँ और जमीला का किसी बात पर इतना झगड़ा हुआ कि जमीला नाराज होकर घर छोड़कर अपने घर चली गई थी। हालांकि बाद में काफ़ी मान मनौवल होने के बाद वे उसे वापस अपने घर भी बुला कर लाए थे। अब शक की सुई बन्ने मियाँ पर घूमी तो वह झल्ला उठे और एसपी नॉर्थ से मिलकर शिकायत की कि बीवी के कत्ल के मामले में पुलिस वाले उनके घर वालों से लगातार पूछताछ के नाम पर परेशान कर रहे हैं। पुलिस वाले बन्ने मियाँ को हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहे थे, जो पेशे से एक नेता भी थे और बात बात में नेतागिरी के दम पर सर को आसमान पर उठाने का भी हुनर काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। पर अब उनमें पहले से आत्मविश्वास नहीं रह गया था, इसलिए पुलिस वाले ताड़ गए कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। पर दाल कहाँ और कितनी काली है वहां तक पहुंचने के लिए सब्र की ज़रूरत थी। लिहाजा ढील देकर पतंग उड़ाने की शैली भी यहाँ पर अपनाई गई। बन्ने मियाँ पर शक की वजह से ये मनोवैज्ञानिक पहलू भी था कि कई बार कलह के बाद शौहर सुलह तो कर लेता है, लेकिन एक खतरनाक ख्याल उसके दिमाग में चलता रहता है। पुलिस की बार बार पूछताछ और छानबीन कम हो जाने से बन्ने मियाँ और अमन को अब थोड़ा सुकून ज़रूर मिल गया था। अब तक जमीला बेगम की हत्या हुए पूरे 3 हफ्ते गुजर चुके थे और लोग इस मामले को भूल चुके थे। जिन्हें याद था उन्होंने अपनी तरफ से उसे ब्लाइंड मर्डर की लिस्ट में डाल दिया था।
आखिरकार 20 दिसंबर 2016 को सनसनीखेज तरीके से इस हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठाया तो लोग एक बार फिर ये जानकर चौंके कि बेटा अमन ही अपनी मां जमीला का हत्यारा था और हत्या की वजह थी सिर्फ एक लड़की जो उसकी माशूका थी। पूछताछ में अमन टूट गया था और अपना जुर्म कबूल करते हुए उसने हत्या में प्रयुक्त कट्टा भी बरामद करा दिया था। अमन निकम्मा और आलसी किस्म का बेजा लाड प्यार में पला हुआ लड़का था जिसका एक शौक बाइक चलाना भी था। कई लड़कियों से उसकी दोस्ती भी थी लेकिन मोहल्ले की ही एक लड़की से उसे सच्चा प्यार हो गया था। लड़की चूंकि बिरादरी की थी इसलिए उस लिहाज से शादी में कोई अड़चन पेश नहीं आनी थी। लेकिन इस प्रेम प्रसंग की गहराई के बारे में जब जमीला बेगम को पता चला तो वह दुखी भी हुई और बेटे पर भड़क भी उठी क्योंकि उन्होंने अपनी रिश्तेदारी की एक लड़की को बहू के रूप में चुन रखा था और उन रिश्तेदारों को वो जुबान भी दे चुकी थी कि शादी होगी तो सिर्फ अमन से ही होगी। जमीला ने तरह तरह से अमन को समझाया पर वह टस से मस नहीं हुआ। वारदात की दोपहर वह सोकर उठा तो मम्मी से चाय की फरमाइश की। इस पर जमीला बाहर नुक्कड़ की किराने की दुकान पर गई और दूध का पैकेट तथा लड्डू ले आई। बेटे के लिए चाय बनाते बनाते उनका ध्यान इस तरफ गया कि बिस्तर पर पड़ा बेटा अपनी माशूका से गुफ्तगू कर रहा है तो उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने उसे खुली चेतावनी दे दी कि तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं तय कर चुकी हूँ। अपनी पसंद की लड़की से शादी करना है तो मेरे मरने के बाद कर लेना। तो फिर देर किस बात की थी। इस कलयुगी आशिक बेटे ने माँ की हिदायत कुछ इस तरह मानी कि तकिए के नीचे रखा कट्टा निकाला और सीधा उन पर गोली दाग दी। अब वो माँ के मरने के बाद अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आज़ाद था। माँ के कंधे से निकले खून को उसने गीले कपड़े से पोंछा। हत्या के बाद जो हुआ वो शुरू में बताया जा चुका है कि जल्दी ही बन्ने मियाँ की समझ में आ गया था कि उनकी बीवी का कत्ल किसने किया है। बीवी तो वह खो ही चुके थे, अब बेटे को नहीं खोना चाहते थे। लिहाजा जांच के दौरान पड़ोसियों से ट्रैक्टर को लेकर झगड़े को उन्होंने तूल देकर पुलिस का ध्यान बटाने की पूरी कोशिश की और पहली बीवी से हुए विवाद को भी उन्होंने तूल दे दिया जो पुलिसिया जांच में खारिज हो गए थे। बिगड़ैल अमन माँ बाप का बेजा लाड प्यार के चलते ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था लेकिन इश्क में मास्टर डिग्री ले चुका था। उसकी महबूबा एकांत में अक्सर उसके साथ होती थी और दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते रहते थे। नई आज़ादी के सिपाही बन्ने मियाँ की दुनिया अब लुट चुकी है। कातिल बेटा जेल में है और करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद अब उन्हें मुंह चिढ़ा रही है जिसका पहली बीवी और बच्चों के हिस्से में जाना तय दिख रहा है। जमीला की जिद खुद उन्हें भारी पड़ी। अगर वो पुरानी कहानी की तरह बेटे को उसकी माशूका को देने के लिए अपना कलेजा सौंप देती तो बात बन जाती। इधर अमन का सोचना यह था कि अगर अपनी मर्जी से शादी की तो माँ बाप के पैसों पर ऐश करने को नहीं मिलेगा। तय है कि जमीला को इस बात का एहसास नहीं था कि बेटा गले तक इश्क के समंदर में डूब चुका है। गोली मारने के पहले उसने कहा भी था कि अब्बा ने भी तुमसे इसी तरह शादी की थी। बाशिंदों को झोपड़ी दिलाने का कारोबार करने वाली जमीला का घर अब उजड़ चुका था जिसमें अब बन्ने मियाँ गमगीन से बैठे रहते हैं। बेटे की परवरिश में कहाँ गलती हो गई यह अब उन्हें सब कुछ लूटने के बाद समझ में आ रहा है। आज की कहानी से हमें ये सबक तो मिलता है कि बच्चों को उतना ही लाड प्यार दें जितना कि वो समझ सकें, इतना भी ना दे दें कि बच्चे आगे चलकर बिगड़ जाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।